नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन देश प्रदेश लेकर हाजिर हूं मैं निधि श्रीवास्तव। बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और प्रदेश की वो तमाम बड़ी और जरूरी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहीं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुंबई की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। माया नगरी के लोगों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार गुरुवार को खत्म हो गया, जब पीएम मोदी ने बटन दबाकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन कर दिया। करीब 19,650 करोड़ की लागत से बना ये हवाई अड्डा न केवल मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल गेटवे बनेगा, बल्कि पूरे भारत के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई उड़ान भरने वाला पड़ाव भी साबित होगा। पीएम मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया। 19,650 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। पहले फेज में एक टर्मिनल और एक रनवे बनाया गया है। ये अब मुंबई का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसे लोक नेते डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसकी क्षमता सालाना 2 करोड़ यात्रियों की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण की भी शुरुआत की है। पीएम एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई 1 का भी शुभारंभ किया है। ये ऐप 11 सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ेगा। मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो और मोबाइल ऐप की ये तमाम सौगातें आने वाले समय में मुंबई की भीड़ भाड़ को कम करने में मदद करेंगी। साथ ही यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का भी एक्सपीरियंस देंगी, जिससे माया नगरी में सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। और देश प्रदेश में अब खबर अयोध्या से, जहां बृहस्पति कुंड का प्रमुख दक्षिण भारतीय संतों की मूर्ति का जहां पर अनावरण किया गया और इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रही। पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या बुधवार को एक बार फिर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षण की साक्षी बनी है, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंची। वे टेढ़ी बाजार स्थित बृहस्पति कुंड में आयोजित एक विशेष सांस्कृतिक आयोजन में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम योगी ने संयुक्त रूप से बृहस्पति कुंड में स्थापित दक्षिण भारत के 3 महान संगीतज्ञों संत त्यागराज, स्वामी गल, पुरंदरदास और अरुणाचल कवि की मूर्तियों का अनावरण किया है। देश और दुनिया में फैले हुए श्री त्यागराज महास्वामी, श्री पुरंदरदास महास्वामी और श्री अरुणाचल कवि महास्वामी के सभी भक्तों, अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं कि जो इन 3 पूज्य संतों की भावना थी और दक्षिण भारत में उन्होंने 15वीं सदी से 18वीं सदी तक श्री राम भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, आज उनकी प्रतिमा उनके आराध्य के ही श्री चरणों में बृहस्पति कुंड में स्थापित हुई है। और अब नवनिर्मित बृहस्पति कुंड की खासियत के बारे में भी आइए हम सब जान लेते हैं। अयोध्या का बृहस्पति कुंड दक्षिण भारत से उत्तर भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है, जिसमें गुरु बृहस्पति का उल्लेख है और दक्षिण के 3 महान संगीतज्ञों त्यागराज, स्वामी गिल और पुरंदरदास, अरुणाचल कवि की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये कुंड अयोध्या के 108 प्राचीन कुंडों में से एक है और योगी सरकार द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इसे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनाया गया है।
नवनिर्मित बृहस्पति कुंड करीब 4.49 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस कुंड का सौंदर्यीकरण अयोध्या को एक वैश्विक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही ये स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। और देश प्रदेश में अब बात करते हैं देश के डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म की। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है। 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित हो रहे IMC मेगा इवेंट के शुभारंभ को लेकर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। मौका था भारत के डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े सबसे बड़े इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के आगाज का, जिसके 9वें एडिशन का बुधवार को पीएम मोदी ने दिल्ली की यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन किया और इस इवेंट को एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम करार दिया। सिर्फ कुछ वर्षों में IMC का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। देश की डिजिटल शक्ति, नवाचार और तकनीकी नेतृत्व को प्रदर्शित करने वाला ये मेगा इवेंट 8 से 11 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चलेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या खास रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा टेक इवेंट है ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस। 9वें IMC में 150 प्लस देश की 400 कंपनियां। IMC में AI और साइबर सुरक्षा पर रहेगा फोकस। 500 स्टार्टअप और 300 से अधिक निवेशक होंगे एक मंच पर। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित होगा IMC। IMC 2025 की थीम इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म रखी गई है। 6G, क्वांटम कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर्स, ऑप्टिकल्स नेटवर्क और फ्रॉड प्रिवेंशन पर फोकस होगा। नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी में भारत की लीडरशिप दिखाने का बड़ा मौका। ये कार्यक्रम स्टार्टअप्स के लिए एक फाइनेंसिंग एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहां दुनिया भर के इनोवेटर्स और निवेशक आमने सामने होंगे। ऐसे में ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। और देश प्रदेश में अब खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जो आज लंबे इंतजार के बाद हुए एक सियासी मिलन का गवाह बना। आजम खान के जेल से छूटने के बाद अखिलेश यादव की उनसे ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद सियासी खेमों की किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है, दिखाते हैं आपको इस पर एक रिपोर्ट। इतने गहरे रिश्ते, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें। करीब 23 महीने के लंबे इंतजार के बाद जब बीते सितंबर की 23 तारीख को सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने जेल से बाहर कदम रखा था, तो जेल के बाहर सपा के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा था और सियासी गलियारों में ये शोर उमड़ रहा था कि अब सपा और आजम खान के रिश्तों में वो मिठास नहीं बची जो कभी मुलायम सिंह यादव के दौर में हुआ करती थी। वहीं बीते दिनों जब आजम खान के इस मसले पर सवाल हुआ तो उन्होंने अपने ही अंदाज में ये जवाब दिया था। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें। वहीं रिहाई के 15 दिन बाद जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजम खान से उनके रामपुर आवास पर मिलन हुआ तो अखिलेश यादव ने आजम खान को पार्टी का दरख्त करार दिया। साथ ही आजम से मुलाकात के लिए जेल न पहुंचने की बात भी कबूल की और आजम खान पर लगे मुकदमों को वापस करने का बयान भी रिपीट किया। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापस होंगे। वहीं बीजेपी ने लंबे अरसे के बाद अखिलेश की हुई आजम से इस मुलाकात पर तंज कसा है और इसे एक पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है कि अगर प्यासे को पानी पिलाए नहीं बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। तो वही हाल समाजवादी पार्टी का भी है कि जब आजम खान साहब जेल में थे तब तो उनको उनकी याद आई नहीं। आज मुसलमानों को गुमराह करने की नीयत के साथ
समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर पहुंच रहे हैं, तो ये समाज भी देख रहा है कि केवल और केवल पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहरहाल अखिलेश यादव ने इस मुलाकात के बाद अपने बयानों के जरिए ये मैसेज दिया है कि सपा और आजम खान के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ ही शायराना अंदाज में इस मुलाकात की तस्वीरों को भी एक्स पर शेयर किया है। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं बिहार की सियासी हलचल की। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर शुरू हुई खींचतान और अटकलों को लेकर देखिए एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। पहले तो विपक्षी गठबंधन में ही सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सत्ताधारी एनडीए गठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू होती दिखाई दे रही है। लेकिन चिराग पासवान के बयान के बाद बंटवारे को लेकर जो खींचतान चल रही थी उस पर विराम लगता दिख रहा है। मैं क्यों कर टिप्पणी करूं, नाराज हैं क्योंकि मैं उनका राजदार हूं नहीं, हमराज हूं नहीं। लेकिन जब कोई महाभारत का संदर्भ देके कविता सुनाने लगे अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, तो ये जरूर लगता है कि चीजें और उनकी अवस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। ये जानकारी तो मुझे लगता है सूत्रों के माध्यम से आप सबके पास है ही, क्योंकि मैं तो हर रोज देखता हूँ कि आज चिराग नाराज है तो आज चिराग खुश है, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की, आज चिराग ने इतनी सीटों की मांग की। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कह दूं कि बातचीत अच्छे तरीके से, और मैं मानता हूं कि सही समय पर सही फैसला ले लिया जाएगा। वहीं विपक्षी गठबंधन में भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद जारी है। सीट बंटवारे के सस्पेंस में भी जल्द ही पर्दा उठने वाला है, लेकिन सीट शेयरिंग से पहले जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि सीट बंटवारे के ऐलान के बाद भी सियासी ड्रामा तय है। और देश प्रदेश में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई है। दरअसल पत्नी ज्योति सिंह से विवाद के बीच पवन सिंह पहली बार मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा करार दिया। एक नजर इस रिपोर्ट पर। बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह से विवाद के बाद बुधवार को पहली बार मीडिया के सामने आए। ज्योति सिंह के सभी आरोपों को झूठा बताते हुए उन्होंने कहा कि मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। ज्योति सिंह पर प्रश्न उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये अपनापन चुनाव के समय ही क्यों दिखाई दे रहा है। हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है, और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया, तो ये कौन सा अपनापन है। इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना। उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। दरवाजा खटखटाता हूं तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। इसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया, तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। दरअसल 2 दिन पहले ज्योति सिंह का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही थी। उनका आरोप है कि 2 दिन पहले पति पवन सिंह ने उन्हें मिलने से रोक दिया था और पुलिस बुला ली गई थी, और साथ ही पवन सिंह के साथ रहने की मांग भी रखी थी। अब पवन सिंह ने सामने आकर अपनी तरफ से साफ कह दिया है कि ज्योति सिर्फ विधायक बनने के लिए ऐसा कर रही है। और देश प्रदेश में अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ! फर्जी ऑफर से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल, डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। आप देख रहे हैं देश प्रदेश और अब खबर भारतीय वायुसेना से जुड़ी है। दरअसल गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें तीनों सेनाओं ने पहली बार एक साथ परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी मौजूद रहे। पूरी जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट। वायुवीरों ने हर युद्ध में इतिहास रचा है। 1947 में कश्मीर की रक्षा, 1965 में आकाश से प्रहार, 1971 में एक नए राष्ट्र की रचना, 1999 में कारगिल में अदम्य साहस, 2019 में बालाकोट में आतंकियों का नाश और इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। एयर चीफ मार्शल का यह बयान भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों की तस्वीर है। एयर चीफ मार्शल का यह बयान इस बात की भी गवाही है कि भारतीय वायुसेना ने जंग के मैदान में केवल दुश्मनों को मात ही नहीं दी, बल्कि उन्हें नाको चने चबाने पर भी मजबूर कर दिया। बुधवार यानी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थापना के 93 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान तीनों सेनाओं ने पहली बार एक साथ परेड में हिस्सा लिया, जिसमें एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए भारतीय वायुसेना के प्रति लोगों के विश्वास के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह से भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों को उनकी जगह दिखाई है। गर्व है कि मैं आज ऐसी वायुसेना का हिस्सा हूं जो टेक्नोलॉजी और क्षमता में संसार की अग्रिम वायुसेनाओं में से एक है। एक ऐसी वायुसेना जिसने देश के हर संकट में आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना किया। एक ऐसी वायुसेना जिसका हर वायु योद्धा देश की रक्षा के लिए एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। जहां हमारे पराक्रम ने सीमाओं को सुरक्षित रखा है और दुश्मन को उनकी जगह दिखाई है, वहीं हमारे हौसले और कौशल ने हर जरूरत पर हमारे नागरिकों का साथ देकर उनका विश्वास बढ़ाया है। हम न केवल आसमानों के रक्षक हैं, बल्कि राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक भी हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना भारत की आजादी से पहले ही हो गई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना IAF के रूप में 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। यही वजह है कि वायुसेना दिवस की गिनती 1932 में IAF की स्थापना से शुरू होती है, जो भारत की स्वतंत्रता के कई साल पहले हुआ था।
इसी गिनती के चलते ही वायुसेना अपना 93वां वायुसेना दिवस मना रही है। और देश प्रदेश में अब खबर लखीमपुर खीरी से, जहां खंभार खेड़ा गांव में तेंदुए ने 8 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। 10 दिन में तेंदुए के हमले से जिले में 3 लोगों की जान जा चुकी है। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक जारी है। शारदानगर वन रेंज से जुड़े खंभार खेड़ा गांव में तेंदुए के हमले से एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची की जान चली गई है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसे उठा ले गया। अब पूरे मामले पर भी आइए नजर डालते हैं। खंभार खेड़ा गांव निवासी गुड्डू खां का घर खेत के किनारे स्थित है। मंगलवार शाम करीब 7 बजे गुड्डू खां की 8 वर्षीय पुत्री अनाया घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक तेंदुआ गन्ने के खेत से आया और बच्ची को दबोचकर खेतों की ओर ले जाने लगा। बच्ची की चीख सुनकर परिजन और ग्रामीण लाठी डंडे लेकर दौड़े और तेंदुए का पीछा किया। तेंदुआ करीब 1 किलोमीटर तक बच्ची को घसीटता रहा, फिर एक खेत में छोड़कर जंगल में भाग गया। परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल गए, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे लखीमपुर में हुआ है। इंदिरा पार्क के बगल में खंभार खेड़ा गाँव है, वहाँ पे 8-9 साल की बच्ची नाय को जो लेपर्ड की अटैक से जो है डेथ हो गया। तो भी क्योंकि हमारे इंदिरा पार्क में पहले से भी 2 से 3 लेपर्ड लगातार रहते हैं, तो लेकिन क्योंकि जैसे गांव में भी अब लेपर्ड घुसने लगे हैं और कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, तो मेरी हम लोगों की टीम की पूरी कोशिश होगी इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। वहीं पिछले 10 दिन में पूरे जिले में तेंदुए के हमले में 3 मौतें हुई हैं। तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम लगातार जंगल और आसपास के क्षेत्रों में कॉम्बिंग कर रही है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा रहा है। ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और देश प्रदेश में अब खबर उस भयावह हादसे की हम आपको बता रहे हैं जो जयपुर में हुआ था। यहां देखते ही देखते एक एक करके 200 एलपीजी सिलेंडर फटते रहे। कैसे हुआ यह हादसा, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। आसमान में उठ रही ये आग की लपटें राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए भयानक हादसे की है। दरअसल एलपीजी गैस सिलेंडर की टंकियों से भरा एक ट्रक हाईवे किनारे खड़ा था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार टैंकर आया और गैस सिलेंडर से भरे खड़े हुए ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई और एक के बाद एक करीब 200 एलपीजी गैस सिलेंडर फट के हवा में उड़ने लगे। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर और केमिकल से भरे ट्रक में टक्कर लगने से यह हादसा हुआ, जहां हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आग की चपेट में आने से 6 से 7 अन्य वाहन भी जल गए हैं। एक एक कर फटे 200 सिलेंडर से 5 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें नजर आईं। डिप्टी सीएम, एसपी और आईजी घटना स्थल पर पहुंचे हैं। तो बड़ा दुर्घटना हुआ है अजमेर रोड सावदा के पास में है। एक गैस के जो सिलेंडर होते हैं उसका ट्रक था और उसमें वो सिलेंडर भरे हुए थे और पीछे से किसी ने टक्कर मारी है, उसके कारण वो हादसा हुआ है। और अभी तक आग पे काबू पा लिया गया है। एक के बाद एक सिलेंडर फूटे हैं और अब आग पे काबू पा लिया गया है। इस डरावने और दर्दनाक हादसे के बाद करीब 10 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत कई मंत्रियों ने इस हादसे पर दुख जताया है। देश प्रदेश में बाकी खबरें हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह!
अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप देख रहे हैं देश प्रदेश, और अब खबर फतेहपुर से, जहां शादी समारोह से लौट रही स्कॉर्पियो कार तालाब में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हैं। टायर फटने से गाड़ी अनियंत्रित हुई। पुलिस ने घायलों को सुरक्षित बचा लिया है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है, जहां बुधवार को बरौड़ी पुल के पास कानपुर प्रयागराज मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी का टायर फट जाने से अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। तालाब गहरा होने के कारण स्कॉर्पियो गाड़ी पूरी तरह से डूब गई। इस हादसे में 5 लोग घायल भी हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालगंज में भर्ती करवाया गया है। आइए पूरा मामला समझ लेते हैं। प्रयागराज से 9 लोग कानपुर एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। देर रात जब वो वापस लौट रहे थे तो उस समय बरौड़ी ओवरब्रिज के पास स्कॉर्पियो का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से यह हादसा हुआ। पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर वाहन को पानी के अंदर से निकलवाया है, लेकिन पानी में डूबने के कारण दम घुटने से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में साहिल गुप्ता 26, शिवम साहू 28, रितेश सोनकर 28 और राहुल केसरवानी 25 शामिल हैं। वहीं चालक राहुल कुमार, महेश, अमित, सुमित, नीरज समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। आज दिनांक 8/10/2025 को कानपुर से प्रयागराज जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी थाना कल्याणपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ौरी पुल के पास अनियंत्रित होकर एक तालाब में गिर गई, जिसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। सबों को कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतों पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि हादसे में अन्य संभावित कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भदोही में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कालीन कजाकिस्तान की मस्जिद में बिछाई गई है। 12,464 वर्ग मीटर की कालीन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गर्व करने का मौका दिया है। खबर यूपी के भदोही से है, जहां की कालीन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। मंगलवार को ऑनलाइन सेरेमनी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से कंपनी को प्रमाण पत्र सौंपा गया। यूपी का भदोही पूरी दुनिया में कालीन नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। भदोही के कालीन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से न सिर्फ पूरी दुनिया में इसका नाम और बढ़ेगा, बल्कि कारोबार भी चमकने की उम्मीद है। कालीन और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों है खास, अब ये भी जान लेते हैं। भदोही को विश्व की सबसे बड़ी हैंड टफ्टेड कालीन बनाने का मिला खिताब। भदोही में पटोदिया कंपनी द्वारा बनाई गई 12,464 वर्ग मीटर की सबसे बड़ी कालीन। ये कालीन कजाकिस्तान की अस्ताना ग्रैंड मस्जिद में बिछी है। कजाकिस्तान की मस्जिद में कालीन बिछाने में लगे 50 दिन। कालीन को 1000 कारीगरों ने 6 महीने में तैयार किया है। इसे 125 टुकड़ों में कजाकिस्तान की मस्जिद में पहुंचाया गया। इस विशाल कालीन में पूरी तरह ऊन का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 70 मीटर व्यास वाला आकर्षक मध्य चक्र यानी मेडलियन भी है। हमारा प्रतिष्ठान भदोही में है और जो कारपेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कारपेट विश्व का सबसे बड़ा कालीन है, हैंड टफ्टेड कालीन है। और आज इसके लिए हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मान्यता प्राप्त हुई है। और इस कालीन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये विश्व के सबसे बड़े कालीनों में एक बड़ा कालीन है, जिसका कि क्षेत्रफल लगभग 12,400 मीटर के आसपास में है। कालीन की कीमत 15 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 13 करोड़ 20 लाख रुपए है। भदोही से पहले विश्व की सबसे बड़ी कालीन बनाने का रिकॉर्ड ईरान के नाम था।
और देश प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली खबर तक के लिए दीजिए इजाजत।